सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर पुनः आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व आपने इस चैनल पर ज़मीन खरीदने के पहले की सावधानियां, ज़मीन प्लाट खरीदने का शुभ मुहूर्त, घर की नींव, रजिस्ट्री, मकान प्लाट की रजिस्ट्री कब कराएं, ये आपने देखा था। आज हम गृह प्रवेश के विषय में बात करेंगे। सामान्यतः यह धारणा समाज में बहुतायत रूप से प्रचलित है कि गृह प्रवेश हमेशा नए घर में रहने के लिए ही किया जाता है। सिद्धांततः 3 प्रकार के गृह प्रवेश सर्वमान्य होते हैं। पहला अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। जब हम नए घर में रहने के लिए जाते हैं तो यह अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। दूसरा सपूर्व कहलाता है। किन्हीं कारणों से जब हम किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं और अपना घर खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद जब हम पुनः अपने घर में वापस आते हैं और प्रवेश करते हैं तो इसे सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। तीसरा दानव नाम के प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य परेशानियों के कारण जब हम मजबूरी में अपना घर छोड़ देते हैं या हमें छोड़ना पड़ता है। घर छोड़कर रहने के बाद जब हम पुनः वापस आते हैं और गृह प्रवेश करने के लिए पूजा पाठ कराते हैं, इस प्रकार के गृह प्रवेश को दानव गृह प्रवेश कहते हैं। नवीन गृह प्रवेश जब हम करने जा रहे होते हैं, नवीन गृह प्रवेश में हमें यह ध्यान रखना होता है कि भवन के हर तरीके से, यानी भवन को पूरी तरह से बन जाना चाहिए। जब भोजन करने और शयन करने की सुविधाओं से जब घर सुसज्जित हो जाता है, तभी हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश समारोह से पूर्व हमें किसी भी प्रकार का घर में खाना नहीं पकाना चाहिए। रसोई घर में सर्वप्रथम हमें दूध को उबालने का कार्य करना चाहिए तथा गृह प्रवेश के बाद ही पूजा कक्ष में हमें देवी देवताओं की मूर्तियों को रखना चाहिए। गृह प्रवेश के उपरांत हमें गृह निर्माण में भागीदार कारीगरों, ब्राह्मण एवं दैवज्ञ का सम्मान यथासंभव उपहार देकर करना चाहिए। गृह प्रवेश हो जाने के बाद घर को हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गृह स्वामी को या घर में जो भी पूजा अर्चन का कार्य करता हो, उसे प्रतिदिन ईश्वर के समक्ष या पूजा गृह में दीपक को जलाने का प्रयास करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और उसी दिन से घर परिवार के समस्त लोगों को निवास करना चाहिए। कुछ लोग गृह प्रवेश के बाद ताला डालकर चले जाते हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपरिहार्य कारण बनता है तो आपको चौकीदार की व्यवस्था करनी चाहिए, जो प्रतिदिन लाइट वगैरह समयानुसार आपके घर में जला सके। यदि कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है तो गृह प्रवेश की तिथि को आपको टाल देना चाहिए। यदि मुहूर्त की बात की जाए तो हमें स्थिर लग्न में गृह प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि घर को हम सदैव स्थिर रखना चाहते हैं। स्थिर लग्न आपको मालूम ही है, वृष लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है
और कुंभ लग्न है। अब बात आती है किस दिन हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। हमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन इसके लिए चयन करना चाहिए और उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। कई मतों में शनिवार का दिन भी गृह प्रवेश के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार को यदि हो सके तो गृह प्रवेश से बचने का प्रयास करना चाहिए यदि संभव हो सके तो। जहाँ तक रविवार और मंगलवार की बात है, किसी भी हाल में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। हर हाल में इन दोनों दिनों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी जन्म राशि, आपका जो जन्म नक्षत्र है, आपकी जो जन्म लग्न है, इसमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथियों में गृह प्रवेश से बचना चाहिए। जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि रिक्ता यानी जिसमें सब कुछ रिक्त हो जाए, उन तिथियों में भी हमें बचना चाहिए। जैसे चतुर्थी है, नवमी है और चतुर्दशी है, इन तिथियों में हमें बचना चाहिए। और साथ में अमावस्या वाले दिन भी जो तिथि हो, उस दिन भी हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि हमें मास का निर्धारण करना है कि किन महीनों में हमें गृह प्रवेश करना है, तो वो मास जो होते हैं हिंदी मासों में माघ मास है, फाल्गुन है, बैसाख है और ज्येष्ठ मास है। ये महीनों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। ये सर्वाधिक शुभ महीने कहलाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि बहुतायत लोग हिंदी महीनों के नाम नहीं जानते हैं या उन्हें नहीं मालूम होता ये महीने कब पड़ेंगे। ये समस्या आ सकती है, क्योंकि लोग कैसे जानें कि फाल्गुन कब है और ज्येष्ठ कब है। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। जब भी सूर्यदेव बुध की राशि में और गुरु की राशि में हो, तब हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब बुध की राशियाँ कौन हैं? बहुत आसान है। बुध की मिथुन राशि है और बुध की ही आपकी कन्या राशि है। गुरु की राशियाँ धनु और मीन हैं, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन में जब भी सूर्य स्थित हों, इन मासों में आपको गृह प्रवेश नहीं करना है या गृह प्रवेश से बचने का प्रयास करना चाहिए। शुभ नक्षत्रों की जहाँ तक बात है, तो उसमें आप रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का सदुपयोग आप कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर अपनी राशि से देख लेना चाहिए। कहीं चंद्रमा का गोचर अनिष्टकारी तो नहीं है। जिस दिन शुभकारी हो, गलत स्थानों में चंद्रमा न हो, पाप कर्तरी में न हो, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। बहुतायत ऐसा देखा भी जाता है, जगह का ऐसे अभाव कह लें या व्यवस्थाओं की कमी, लोग मूलतः बाहर, घर के बाहर टेंट लगाकर व्यवस्था करते हैं, बहुतेरे लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो जो लोग घर बनवाते हैं, तो जब ब्राह्मण और कन्याओं का भोजन आप कराएं, तो उसे टेंट में ले जाकर नहीं कराना चाहिए। आपका घर कितना भी छोटा हो, आपके कितने भी कम कमरे हों, लेकिन उन ब्राह्मण देवता को जिन्होंने पूजा पाठ कराया है या जो कन्याओं को आपने आमंत्रित किया है, उनको आप घर के अंदर बैठालकर भोजन कराइए। क्योंकि बाकी मेहमानों को आप बाहर कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को, ब्राह्मण और कन्याओं को, इनको आप अवश्य अपने घर में सर्वप्रथम भोजन करा रहे हैं, इनको घर के अंदर कराइए। क्योंकि इनकी जूठन भी जो होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। अतएव हमें प्रयास करना चाहिए
कि हम इन्हें घर के बाहर भोजन न कराएं। इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आशा है कुछ बिंदुओं से आप सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो इसे शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं, कहा गया है, किसी के दिमाग, किसी के दिल, किसी की नज़रों में रहिए। किसी के दिमाग, किसी के दिल और किसी की नज़रों में रहिए। ये सब आपके ही घर हैं, किसी के घर में तो रहिए। धन्यवाद। राम राम।